चलिए आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने वेव क्या होती है, वेव के दो टाइप्स अपन ने डिस्कस किए थे, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं या यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगों के दो पार्ट, दो तरह की यांत्रिक तरंगें, एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्घ्य। जो माध्यम के कणों का वाइब्रेशन, कंपन किस दिशा में है, तरंग संचरण की दिशा में है या तरंग संचरण की दिशा के लंबवत है, उसके अकॉर्डिंगली हमने दो प्रकार की तरंगें मैकेनिकल वेव्स के दो टाइप में डिफरेंशिएट किया था। एक अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स वेव्स थी, जहां माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, और दूसरे प्रकार की तरंग थी हमारी जहां माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपित होते हैं, और उसको अपन ने लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्घ्य वेव कहा था। हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ अभिलाक्षणिक कांस्टेंट्स परिभाषित किए थे जो एक वेव को प्रिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे हमने वेव की वेलोसिटी v, आवृत्ति n, और आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी, और एक टाइम पीरियड जिसको हम t कहते हैं, n और t का एक रिलेशन हमने निकाला था। और उसके बाद में v, n और लेमडा में एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, v बराबर n लेमडा। अब उसके बाद वाले पार्ट में हमने जो चीजें डिस्कस की थी उसी को थोड़ा सा दोबारा दोहराते हुए हम आगे चलेंगे। आज अपन जो बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास में मोटे मोटे तौर पे सरल आवर्त गति क्या होती है, इसको भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया है। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम वेव के साथ में कैसे रिलेट करते हैं, प्रोग्रेसिव वेव या प्रगामी तरंगें क्या होती हैं, और उसके बाद में तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, इसको हम आज के लेक्चर में, आज के इस पार्ट में देखना चाहेंगे। मोटे तौर पर जब हम सरल आवर्त गति की बात करते हैं, हमारे पास में दो तरह के पीरियोडिक मोशन या रिपीटेटिव मोशन होते हैं। एक होती है जिसको हम पीरियोडिक या आवर्त गति कहते हैं, जो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में वापस रिपीट होती है। फॉर एग्जांपल हमारा पंखा जो हमारे सर पे अभी चल रहा है, पंखा अपने उसी सर्कुलर पाथ को बार बार रिपीट करता है। या हम बात करें कोई भी ग्रह जो सौरमंडल में सूर्य के चारों तरफ गति कर रहा है, वो भी एक निश्चित आवर्तकाल के बाद, एक निश्चित समयांतराल के बाद अपने उसी पाथ को रिपीट करता है। तो ये रिपीटेटिव मोशन कहलाता है, या हम इसको पीरियोडिक मोशन कहते हैं। ऐसा पीरियोडिक मोशन जो किसी पर्टिकुलर माध्य स्थिति के इर्द गिर्द कंपन करता हो, माध्य स्थिति या इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन जिसको आप कह सकते हैं, उसके टू एंड फ्रो कोई रिपीटेटिव मोशन होता है। उस पीरियोडिक या रिपीटेटिव मोशन को, जो टू एंड फ्रो मोशन एक पॉइंट के अराउंड होता है, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन या दोलनी गति कहते हैं। दोनों प्रकार के एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर रहे हैं पहले। जैसे एक प्लेनेटरी मोशन जो ग्रहों की गति होती है, कोई भी ग्रह जैसे पृथ्वी है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, सेम पाथ इक्वल इंटरवल के बाद में रिपीट होता है। और इसी प्रकार से सूर्य में घड़ी के अंदर यदि आप देखें, जो पेंडुलम नीचे जो लटकता हुआ, जो पुराने प्रकार की घड़ियों में, नए मॉडल्स में आपको दिखेगा, वो पेंडुलम का जो मोशन होता है वो टू एंड फ्रो, एक सेंट्रल पोजीशन है उसके अराउंड वो टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो पेंडुलम के मोशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन हुआ, और वहीं ग्रहों की जो गति है वो हमारी पीरियोडिक मोशन या आवर्त गति हुई। जैसा इस फिगर में आप देख पा रहे हैं, एक पर्टिकुलर बॉल है, एक कोई भी ग्रह है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पे बार बार रिपीट कर रही है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में उसी पथ को पुनः दोहराती है। ये हमारे पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एक स्प्रिंग से हमने वर्टिकली उसको लटका दिया और नीचे एक भारी वस्तु, एक बॉब को उसके साथ बांध दिया। एक बार हम यदि इसको खींच के छोड़ दें, तो ये एक पर्टिकुलर माध्य स्थिति के ऊपर और नीचे जो टू एंड फ्रो की हम बात करते हैं, इर्द गिर्द गति की हम बात करते हैं, ये टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पर करता रहेगा। इस टू एंड फ्रो मोशन के साथ साथ में यहाँ पे स्प्रिंग के बाद में आप एक एग्जांपल सिंपल पेंडुलम का, जो हम घड़ी के पेंडुलम की बात कर रहे थे, एक स्ट्रिंग या डोरी के साथ में एक छोटे गोले को हमने मेटेलिक बॉब को बांध दिया है, और उसको जब एक तरफ ऊंचा ले जाके हम छोड़ देते हैं तो ये ऊपर जाता है, फिर मीन में आता है, फिर नीचे जाता है। तो ये एक टू एंड फ्रो मोशन यहाँ पर होता रहता है। ये दोनों ही आप ऑसिलेटरी मोशन को समझने के लिए अच्छे एग्जांपल्स हैं। इन दोनों को मिलाकर के यदि आप देखें, दोनों में सिमिलरिटी है। ये हमारा रिपीटेटिव या पीरियोडिक मोशन है जो एक पर्टिकुलर पाथ को रिपीट करता है। यहाँ टू एंड फ्रो मोशन नहीं है, सेम पाथ पे रिपीट होगा। और बाकी जो फर्क है दोलनी गति में, वो एक मीन पोजीशन, एक बीच में एक लाइन आप खींच सकते हैं जिसके ऊपर और नीचे ये ऑसिलेट करता है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। इन दोनों प्रकार की गतियों से हम एक स्पेशल कैटेगरी डिफाइन करेंगे यहाँ पे, जो सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब है किसी कण या वस्तु के द्वारा एक सरल रेखा के अनुदिश, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है नियत आयाम और एक ही आवृत्ति के साथ में। यहाँ मेन चीज क्या हो गई, उसका आयाम, जो मैक्सिमम दूरी वो एक तरफ या दूसरी तरफ जाता है, एम्पलीट्यूड जिसको हम कहते हैं, और
फ्रिक्वेंसी, जो रिपीटिशन की फ्रिक्वेंसी है, एक सेकंड में कितनी बार रिपीट हो रही है गति, वो चीज आवृत्ति या फ्रिक्वेंसी कहलाती है। तो ऐसी गति जो एक सरल रेखा के अनुदिश है, नियत आयाम है और उसकी आवृत्ति भी एक ही रहती है, वो एक माध्य स्थिति के इर्द गिर्द जब टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो इस प्रकार की पीरियडिक मोशन आवर्त गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। सरल का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि उसका आयाम नियत रहना चाहिए और उसकी आवृत्ति भी सेम रहनी चाहिए। ये simple harmonic motion is defined as a to and fro periodic motion. This is to and fro periodic motion of a point along a straight line with fixed amplitude and same frequency. एम्पलीट्यूड फिक्स होगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी पूरी गति के दौरान। इस प्रकार की गति को एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। और अलग अलग तरह की गतियां होती हैं, वो डिटेल हमारे नहीं है। अवमंदित गति है, डैम्पिंग है, इसमें आयाम उसका लगातार कम होता जाएगा, तो वो अलग तरह का मोशन हो गया। तो वो अलग अलग कैटेगरीज हैं। हमारा पर्पस यहाँ पे इसको सिंपल सा इस सरल आवर्त गति को वेव गति के साथ में जो हमारा प्रोग्रेसिव वेव होती है उससे जोड़ना है। ये फिगर में आप दोनों एग्जाम्पल देख पाएंगे। एक सिंपल हॉरिजॉन्टल सरफेस पे किसी स्प्रिंग को अपने रखा हुआ है, ब्लॉक के साथ में बांधा हुआ है। आप इस ब्लॉक को एक तरफ खींच के छोड़ देते हैं और यदि इस दोनों सरफेसेस में फ्रिक्शन या घर्षण कम है, बहुत कम है, न्यूनतम है, तो आप देखेंगे ये ब्लॉक अपने माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करना शुरू कर देता है। तो जब ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा, तब इस गति को हम हमारे पास में जो हमारा नाम रहता है, हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे सकते हैं। यदि यहाँ फ्रिक्शन कम है, यदि नॉर्मली फ्रिक्शन जीरो नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में जब यहाँ पे फ्रिक्शन होगा तो ये गति धीरे धीरे अपना एम्पलीट्यूड कम करते करते फाइनली रुक जाती है, जो प्रैक्टिकली आप अपने डेली लाइफ में देख पाते हैं। इसी प्रकार से एक धागे के साथ में एक मेटालिक बॉब को यदि हम बांध दें, जिसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, सरल लोलक कहते हैं, इसका प्रैक्टिकल भी आपके है। तो यहाँ पे जब इस पेंडुलम की मीन स्थिति है, जो मैंने सेंटर पोजीशन दिखाई है, जहां ये लटक रहा है, ये इसकी माध्य स्थिति है। आप इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ दें तो इसका भी मोशन ऊपर से नीचे आएगा, फिर दूसरी तरफ ऊपर जाएगा। ये इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम का शुरू हो जाता है। ये इसकी मीन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन रहती है। तो सेंट्रल पोजीशन के इर्द गिर्द जो गति होती है वो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम वेव के साथ में कैसे रिलेट करें, हमारी वेव गति के साथ में कैसे रिलेट करें, उसके लिए जो हम बात करते हैं सिंपल एक सर्कुलर मोशन की हम बात करें। एक पार्टिकल है जो शुरुआत में एक्स एक्सिस x इक्वल्स टू 0 पे, t इक्वल्स टू 0 उसकी पोजीशन है। प्रारंभिक समय जब मोशन स्टार्ट होता है उसकी स्थिति एक्स एक्सिस से कॉन्साइड कर रही है, जिससे संपाती है, और यहाँ से वो पार्टिकल एक समान गति इस सर्कुलर बाउंड्री के ऊपर, परिधि के ऊपर, सर्कमफ्रेंस पे करना शुरू करता है। हम यहाँ ये डिस्क्राइब करना चाहेंगे, जब पार्टिकल नीचे से ऊपर जाता है तो आप इसके किसी भी क्षण पे जहां इसकी बाउंड्री पे स्थिति है, सर्कल पे स्थिति है, वहां से सामने के व्यास पे, डायमीटर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो ये जो परपेंडिकुलर है, इसको आप जस्ट इमेजिन करें, जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है ये परपेंडिकुलर की साइड बढ़ती जाती है, मैक्सिमम तक पहुंचेगा। जब ये सेकंड क्वार्टर में जाता है, आप देखेंगे इसका जो प्रक्षेप है, प्रोजेक्शन है, इस पॉइंट का हम जब सामने वाले व्यास पे प्रोजेक्शन डालते हैं तो वो प्रोजेक्शन की गति यहाँ पर देखेंगे इस व्यास के, इस डायमीटर के, इस लाइन के ऊपर नीचे सेंट्रल पॉइंट O के इर्द गिर्द ये एक प्रकार का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाता है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक कंप्लीट साइकिल वेव को, एक वेव साइकिल को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल आप जैसे देखें इस चित्र में, t इक्वल्स टू 0 पे ये पोजीशन थी, अब ये मोशन एक समान गति से चलना शुरू हुआ। वी से कि ये एक ओमेगा वेलोसिटी से, एक यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। इस एंगुलर वेलोसिटी से जब ये चलना शुरू करता है तो यहाँ पे t समय पर इसकी p पोजीशन हम डिस्क्राइब करते हैं। इसने ओरिजिन के साथ में थीटा कोण यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये a इसकी त्रिज्या या इस सर्कल के रेडियस है। अब आप यहाँ पे इस चीज को, यदि यहाँ P पॉइंट से सामने वाले एस्पेक्ट प्रोजेक्शन डालें, एक लंब डालें, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये Q पॉइंट पर मिलता है। इस Q पॉइंट की स्थिति ओरिजिन के साथ में y है। हम इस y को थीटा के साथ में रिलेट करना चाहते हैं, एक इक्वेशन हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। आप यहाँ पे इस मोशन को देख सकते हैं, जब ये गति करता है, जब ये पार्टिकल यहाँ है तो अब देखिए यहाँ पे ये पार्टिकल जब इसकी गति करता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से जब घूमता है ये इस तरह से यूं मूवमेंट करेगा, और जैसे जैसे ये मूवमेंट करता है वैसे वैसे आप ये देख सकते हैं कि पार्टिकल यहाँ से ऊपर से नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा। जैसे इस पार्टिकल का एक सर्कल कंप्लीट होता है, वैसे ही हमारी एक वेव का साइकिल 0 से स्टार्ट हुआ, पीक पे गया, वापस 0 आया, नेगेटिव मैक्सिमम गया, फिर 0 आया। ये एक साइन वेव का साइकिल कंप्लीट होता है। तो ये साइन वेव का जो एक साइकिल हमारे पास में कंप्लीट होता है, यहाँ पे आप यदि बात करें इस थीटा के साथ में,
अल्टरनेट एंगल जब इस ट्रायंगल से हम देखते हैं, ये एंगल हमारा थीटा है, इसका एकांतर कोण अल्टरनेट एंगल भी थीटा बराबर होगा। चूंकि एंगुलर वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है वो किस तरह से डिफाइन की जाती है, एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करेंगे हमारी ए ओमेगा इक्वल्स टू होता है एंगुलर डिस्टेंस कितनी थी अपॉन टाइम कितना है। तो इसके हिसाब से थीटा को आप कैलकुलेट करें, थीटा बराबर हो जाता है ओमेगा अपॉन टी। एंगुलर वेलोसिटी आपने जब रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा पहले, तब ये चीज आती है। नॉर्मल डिस्टेंस अपॉन टाइम हमारा वेग होता है, वेलोसिटी होती है कितनी दूरी चला अपॉन कितना समय है। आप जो वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, तो वेलोसिटी का डेफिनेशन आपकी सिंपल सी होती है, v बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, d अपॉन टी या ds अपॉन dt। इसी तरह से जब आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं कि कण का कोणीय गति जब वो कर रहा है, रोटेशनल मोशन जब वो कर रहा है, उस समय उसके एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो आप डिस्टेंस की जगह पे यहाँ पे एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं। एंगल कितना ट्रेवल किया उसने, से एंगल उसने थीटा ट्रेवल किया, कितना समय लगा, टी समय लगा। तो ये चीज हमारी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करती है। एंगुलर वेलोसिटी से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं, देन ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय टी और थीटा यहाँ पर ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होता है, वी गेट इक्वेशन थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। अभी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी से जब हम इस ट्रायंगल से सॉल्व करते हैं, हमारा ये वाला ट्रायंगल आप देखिए ओ पी क्यू, दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये सामने वाली साइड इसकी हाइपोटेन्यूज हो गई, ये हमारा लंब हो गया, और इसके सामने वाली जो साइड हो जाएगी, ये हमारी साइड इसके यहाँ पे हम कहेंगे कर्ण या हाइपोटेन्यूज हो गया। सिंपल सा एक रूल होता है ट्रायंगल में, जब परपेंडिकुलर ट्रायंगल होता है, लंबवत त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है, तो आप लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जब आप करते हैं, वी गेट द रिलेशन साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लंब बटा कर्ण ये साइन थीटा के बराबर हो जाता है। यहाँ पे जब हम साइन थीटा से आगे बात करें, हमारे पास में साइन थीटा को सॉल्व करते हैं, ओ क्यू साइड हमारे पास स्मॉल ए के बराबर है, दिस इज स्मॉल ए क्या था, ये हमारा हमने रेडियस से डिफाइन किया था, और उसके बाद में सामने वाला परपेंडिकुलर यहाँ पे y के बराबर है। ये दोनों ही वैल्यूज आप a एंड y के यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी गेट अ रिलेशन y अपॉन a इक्वल्स टू साइन ओमेगा t। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन अपने को मिलती है y बराबर a साइन ओमेगा t। ये इक्वेशन इस सर्कल पे घूम रहे जो वृत्ताकार पथ में गति कर रहा कण है, एक समान गति से जब वो घूम रहा है, तो उसके द्वारा सामने वाले परपेंडिकुलर, सामने वाले डायमीटर पे डाला गया प्रोजेक्शन, उस प्रोजेक्शन का मूवमेंट ये बताता है। यहाँ पे आप देखिए, जब ओमेगा टी का मान यदि 0 होगा, यू पुट साइन जीरो का वैल्यू हो गया 0, तो जब ये 0 होगा तब इसकी स्थिति यहाँ पर 0 होगी। यहाँ पे जब आप इसको 0 पुट करते हैं, व्हेन यू पुट टी इक्वल्स टू 0, तो टी 0 रखते हैं, y का मान 0 आता है। पोजीशन कौन सी हो गई, ये टी 0 है तो हमारा y 0 आता है। आप यहाँ पे t इक्वल्स टू से ओमेगा टी जो हमारा थीटा है, इफ इट बिकम्स पाई बाई टू कहाँ पे पोजीशन होगा, ये यहाँ पे होगा। पाई बाई टू लिखते हैं तो साइन पाई बाई टू कितना हो जाता है, साइन 90 डिग्री, साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो अपना y इक्वल्स टू क्या आ गया, a इंटू 1, तो y इक्वल्स टू हो गया a। यू कैन इमेजिन यहाँ पे जब कर्ण होगा, इस पोजीशन पे जब कर्ण होगा, दिस इज पाई बाई टू, ये एंगल यहाँ पे कंप्लीट हो गया पाई बाई टू कंप्लीट हो गया। तब देखिए यहाँ पे y कितना चला गया, ये कंप्लीट इसकी रेडियस के बराबर चला गया, यहाँ से लेकर के इसकी लेंथ हो गई है a। तो आप ये इक्वेशन हमने पास में आती है y बराबर a। तो आप इसके अलग अलग रूप आप निकाल सकते हैं। जब आप ओमेगा टी या थीटा का मान से 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 इज इक्वल्स टू -1, तो आपको y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इट विल बिकम -a। तो यहाँ पे आप देखिए ये वाली साइड हो गई, ये -a, 180 डिग्री पे पार्टिकल यहाँ पर होगा। तो ये अलग अलग पोजीशंस आप इस इक्वेशन में रख के निकाल सकते हैं। आप इस इक्वेशन में लिखेंगे 270, आप यहाँ पे जब थीटा रखते हैं, ये आपका थीटा हो गया 90, 180, ये हो गया 270। तो जब 3π/2 होगा तो आपकी इस तरह की इक्वेशन वापस यहाँ पे आप 3π/2 रख के साइन 270 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। वो वैल्यू आपकी अगेन -1 होगी, तो y बराबर -a का मतलब हो गया नीचे की तरफ। इसी तरीके से जब आप इसमें ओमेगा टी 360 रखते हैं, ये कंप्लीट साइकिल यहाँ पे क्या होगा 360, यानी जब 2π कंप्लीट हो जाता है, 2π जब कंप्लीट होता है तो साइन 2π का मान वापस कितना हो जाता है, साइन 2π अगेन 0 हो जाता है, तो y की वैल्यू वापस आपकी 0 हो जाएगी, यानी ये कंप्लीट साइकिल घूम करके यहाँ पे आ गया, तब इसका प्रोजेक्शन आप देखिए यहाँ पे 0 हो गया। तो ये हमारा एक सिंपल सी इक्वेशन है जो ये डिस्क्राइब करती है कि एक सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल घूम रहा होता है, वृत्ताकार गति कर रहा होता है, उसके द्वारा सामने वाले डायमीटर पे जो डाला गया प्रक्षेप या प्रोजेक्शन होता है, उस प्रोजेक्शन की गति एक एसएचएम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
और वो SHM किस इक्वेशन से बताया जाएगा, y बराबर a sin ओमेगा t से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पे चेंज ये करते हैं कि हमारी प्रारंभिक स्थिति t0, पहले कण हमारा यहाँ था, अब वो कण यहाँ नहीं है, अब वो कण थोड़ा किसी एंगल से प्रारंभ होता है। ये शुरुआत में ऑलरेडी से 5 डिग्री 10 डिग्री 30 डिग्री किसी एंगल पे रखा हुआ है, यानी जैसे सिंपल पेंडुलम का बॉब आपका बीच में नहीं रेस्ट कर रहा है और हमने उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच दिया 10 डिग्री पे 20 डिग्री पे, वहां से हम उसको ड्रॉप करते हैं। तो हमारी प्रारंभ होने की स्थिति, जब इनिशियल स्थिति गति कहाँ से शुरू हो रही है, इस एंगल को हम कहते हैं प्रारंभिक कला या इनिशियल फेज। दिस इज कॉल्ड इनिशियल फेज या प्रारंभिक कला। यहाँ से पार्टिकल मूव करना शुरू करता है और से टी समय में हमको यहाँ पहुंच जाता है। जब टी समय में यहाँ पहुंचता है तो हमारा जो पिछली स्क्रीन पे पिछली स्लाइड में हमारा फॉर्मूला था ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम या कोणीय दूरी बराबर ओमेगा टी। ओमेगा टी ये हमारा ये वाला एंगल हो गया जो इसने टी समय में एंगुलर डिस्टेंस ट्रेवल करी है। यहाँ से हमने वही प्रोजेक्शन डाला है। इस प्रोजेक्शन में अब ये एंगल जो हमारे पास में है वो इस कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। यहाँ पे जो अब एंगल y निकालने के लिए ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये ट्राइंगल में ये एंगल थीटा अब इस एकांतर कोण के बराबर हुआ एंड दिस थीटा शुड बी इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। क्यों? क्योंकि ये ओमेगा टी है, नीचे ये फाई है, ये दोनों मिलाकर के क्या हो गया ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारा इस थीटा अल्टरनेट एंगल के बराबर होगा। इट मींस थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। ये हमारे पास में इस ट्राइंगल का एंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल में ये जब हमारे पास में एंगल हो जाता है तो इस ट्राइंगल को आप दोबारा सॉल्व कर सकते हैं। अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आप जब करेंगे ये चीज अपने पास में हो जाएगी। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जब हम करते हैं y अपॉन a इक्वल्स टू साइन थीटा, सेम इक्वेशन रिपीट होती है, लेकिन फर्क क्या होगा, अब आपको थीटा की जगह पे ओमेगा टी प्लस फाई लेना है। पिछली स्क्रीन पे हमने थीटा लिया था, अब वहां पे आपका इनिशियल फेज और एड हो गया है। अब इनिशियल फेज प्लस भी हो सकता है या हमारा पार्टिकल शुरू में मान लीजिए उसकी पोजीशन वो यहाँ से नहीं स्टार्ट होकर के यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये एंगल इसका -5 भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारी इनिशियल स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ थी। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं हमारे पास में देखिए अब क्या इक्वेशन आएगी, y बराबर a sin थीटा और वी कैन राइट y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई या माइनस फाई, दोनों चीजें हो सकती है। इनिशियल फेज ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव साइड में है तो ये प्लस फाई होगा, नीचे की तरफ है तो ये -5 होगा। तो ये इक्वेशन एक SHM को रिप्रेजेंट करती है और ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव से रिलेटेड जो हमारी एक सिंपल साइनोसॉइडल कर्व होता है या साइनोसॉइडल वेव होती है उससे भी हम इसको बात कर सकते हैं। इसको हम कहेंगे जावक्रीय प्रोग्रेसिव वेव या साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव। दिस इज साइनोसॉइडल प्रोग्रेसिव वेव या जावक्रीय प्रगामी तरंगें। इसका मतलब जो एक साइन वेव की फॉर्म में आगे बढ़ती है। साइन वेव से क्या मतलब हुआ, जस्ट से साइन थीटा की वैल्यू है और आप थीटा की वैल्यू को अलग अलग रखें, आप 0 रखें, उसको 30 रखें, 60 रखें, 90 रखें, 180 रखें, सो आप अलग अलग वैल्यूज पे जाते हैं। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 इक्वल्स टू 0, साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है, ये 1/√2 होता है। 90 पे आप जाएंगे ये 1 हो जाता है, 180 पे यदि आप जाते हैं तो ये -1 हो जाता है, 270 पे जाएंगे 180 पे 0 हो जाएगा, 270 पे वापस आप जाएंगे। तो अलग अलग वैल्यूज से आप इसको यदि ग्राफ प्लॉट करें, आप इस तरह का ग्राफ लें, 0 पे 0 था, 90 पे +1 हो गया, 180 पे वापस 0 आ गया, 180 पे यहाँ पे 0 आएगा, 270 पे फिर -1 आएगा, फिर 360 पे 0 आएगा। तो एक इस तरह का कर्व अपने को यहाँ पे मिलता है। ये इसका 0 पे वैल्यू हो गया, ये यहाँ पे π/2 90 डिग्री पे वैल्यू हो गया, ये यहाँ पे पाई पे 0 हो गया, 3π/2 पे ये वापस -1 चला गया और 2π पे वापस 0 हो गया। तो ये हमारा एक वेवफॉर्म होता है जो हमने प्रगामी तरंगों में बात करी थी कि यहाँ पे क्रिस्ट होता है, यहाँ पे हमारा श्रृंग होता है और यहाँ पे ये नीचे वाले बॉटम को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। तो ये एक साइन वेव को रिप्रेजेंट करता है और ये साइन वेव एक तरह से एक प्रोग्रेसिव वेव का काम करती है, एक प्रगामी तरंग को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे इस गति को जो हमने इक्वेशन निकाली है y बराबर a sin ओमेगा t प्लस और -5, यहाँ पे फाई हमारा फेज डिफरेंस है। इस फेज डिफरेंस के साथ में हम ओमेगा को एक थोड़ा सा वेरिएशन करेंगे, इसके अलग अलग रूप निकालेंगे। चूंकि हमारा जो कंप्लीट सर्कल होता है, आप जस्ट इमेजिन करिए एक सर्किल कंप्लीट हुआ, सर्किल कंप्लीट होने में कितना एंगल पूरा किया उसने, 2π 360 डिग्री कंप्लीट होता है, एक चक्र पूरा होता है, 360 डिग्री का कोण पूरा होता है। और चक्र पूरा होने में जो समय लगता है, यहाँ से चल करके वापस यहीं पे आ गया, कितना समय लगेगा, उस समय को हमने डिफाइन किया था पिछले पार्ट में, टाइम पीरियड कैपिटल T आवर्त काल के नाम से। एक चक्र में लगा समय, एक कंपन में लगा समय,
तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, कोणीय दूरी तय करी उसने 2 पाई, समय उसको लगा कैपिटल टी, सो ओमेगा बिकम्स 2 पाई अपॉन टी, ये इसका रूप आ जाता है। लेकिन हमने पिछले पार्ट में v इक्वल्स टू एन लेमडा भी एक इक्वेशन निकाली थी जो तरंग के वेग को फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ में जोड़ती है। चूंकि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन n इक्वल्स टू रेसिप्रोकल का होता है, 1/t का रिलेशन होता है, तो आप इस n इक्वल्स टू 1/t की वैल्यू को यदि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपको एक रिलेशन यहाँ पे मिलेगा, v इक्वल्स टू लेमडा, n की जगह पे हमने 1/t प्लेस कर दिया, वी गेट v इक्वल्स टू लेमडा अपॉन t। इस लेमडा को भी आप नीचे ले आए यहाँ पे, तो वी गेट अ रिलेशन 1/t इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा, वी गेट 1/t इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा। और इस 1/t की वैल्यू को आप आगे ओमेगा वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/t इक्वल्स टू v अपॉन लेमडा, जब आप ओमेगा के रिलेशन में रखते हैं वी गेट ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन v अपॉन लेमडा, 2 पाई इनटू v अपॉन लेमडा। सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला फॉर ओमेगा, जिसको हम हमारी वेव इक्वेशन में रख करके एक इसका नया फॉर्मेट, एक नया रूप हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। कैसा रूप होगा वो, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस 5 हमारी बेसिक इक्वेशन है। उसके बाद में हमने ये एक रिलेशन पिछली स्क्रीन पे, पिछले साइड पे निकाला, ओमेगा को v और लेमडा से रिलेट करते हुए, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई v अपॉन लेमडा। नाउ y इक्वल्स टू a sin 2 पाई vt अपॉन लेमडा, ये हमने ओमेगा की यहाँ पर जो वैल्यू निकाली थी, इस ओमेगा की वैल्यू को आपने यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, तो इट बिकम्स 2 पाई v अपॉन लेमडा ओमेगा के लिए आ गया इनटू t प्लस माइनस 5। ये इसका एक और फॉर्मेट हो जाता है। इसी तरीके से हमने फाई को फर्स्ट पार्ट में डिफाइन किया था, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को। फाई फेज डिफरेंस या कालांतर होता है, एक्स यहाँ पे पाथ डिफरेंस या पथांतर होता है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन हमने निकाला था, फाई इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। 2 पाई अपॉन लेमडा को हमने अलग से कांस्टेंट k से इसको रिप्लेस करवाया था, और इस k को हमने कहा था उस समय प्रोपेगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक। तो हमारे पास में एक रिलेशन यहाँ पे आ जाता है, बिकॉज फाई इक्वल्स टू के एक्स, आप इस वैल्यू को भी यदि इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें तो हमारे पास में कंप्लीट रिलेशन आता है, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई v अपॉन लेमडा इंटू टी, ओमेगा टी की जगह पे आ गया, प्लस या माइनस 5 2 पाई अपॉन लेमडा, ये हमने रिप्लेस किया है 5 के लिए 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू एक्स। तो ये एक कंप्लीट रिलेशन यहाँ पे अपने को मिल जाता है, जो एक दूसरा फॉर्मेट है। बेसिक इक्वेशन आप यही लेके चलेंगे, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस 5, और इसको हमने इस तरह से रिप्लेस चेंज कर दिया, तो एक नया फॉर्मेट इस इक्वेशन का मिल गया। ये अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स में आपको काम में आएगा। इसी प्रकार से ये 2 पाई अपॉन लेमडा इसमें से आप बाहर निकाल दीजिए, ये 2 पाई अपॉन लेमडा यहाँ पर भी है, 2 पाई लेमडा सेकंड टर्म में भी है, आपने कॉमन लेके बाहर निकाल दिया, एक फॉर्मेट नया आ गया अपने पास में, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई अपॉन लेमडा कॉमन vt प्लस और माइनस x। इसी तरह से इसका एक और फॉर्मेट हो सकता है जहां पे आप ओमेगा टी को ओमेगा टी रखें, लेकिन फाई की जगह पे हमने ये जो रिलेशन था फाई इक्वल्स टू के एक्स, इस फाई इक्वल्स टू के एक्स को आपने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, वी गेट अनदर फॉर्मेट y इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। यहाँ के हमारा बार बार ध्यान रखें 2 पाई अपॉन लेमडा के इक्विवेलेंट है, और इसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट या संचरण नियतांक बोलते हैं। इसी प्रकार से यदि हम बात करें जब 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी एक जगह पर आती हैं तो क्या होता है। अभी तक हमने बात करी एक प्रोग्रेसिव वेव, आगे बढ़ती हुई वेव। वेव का मतलब क्या है वो हमने देखा। वेव का मतलब है एनर्जी का एक से दूसरी जगह पे स्थानांतरण, संचरण, प्रोपेगेशन। एनर्जी ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह पे, माध्यम के कण स्थानांतरित नहीं होते हैं। यदि ऐसी 2 तरंगें एक साथ किसी एक जगह पे मिलती हैं तो क्या होता है, उस फिनोमेना को, उस घटना को जो यहाँ पर होती है, उसको हम सुपरपोजिशन या अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या मतलब होता है, देखिए सिंपल सी परिभाषा इसकी रहेगी, जब 2 या 2 से अधिक तरंगे, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, अलग अलग प्रकार की तरंगे हो सकती हैं, जब किसी माध्यम में एक साथ प्रोपेगेट करती हुई, संचरित करती हुई किसी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पर एक साथ पहुंचती हैं, तो उस बिंदु पर उनका रिजल्टेंट बनता है, उनका परिणामी तरंग बनती है, और उस परिणामी तरंग का विस्थापन। अब यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, जो सिंपल से एक कंडीशन यहाँ पर आ रही है कि परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो अध्यारोपित होने वाली अलग अलग तरंगों के, मेन चीज यहाँ पे देखिए, विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, सदिश योग के बराबर होता है। जब 2 या 2 से अधिक तरंगे 3, 4, 5 एक साथ चलती हुई किसी एक जगह पे पहुंचती हैं, तो जो रिजल्टेंट यहाँ पर बनेगा, दैट रिजल्टेंट
जब यहाँ पे एक जगह पे मिलकर के एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होते हैं, एक रिजल्टेंट फॉर्म करते हैं, तो वहां पर आप देखिए उनका विस्थापन, जो परिणामी तरंग का विस्थापन होगा, रिजल्टेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो अलग अलग जो तरंगे हैं उनके विस्थापनों के मेन चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, सदिश योग के बराबर होता है। सदिश योग से क्या मतलब है? सदिश योग का मतलब होगा यहाँ पे कि आप एक तरंग का विस्थापन यदि y1 कहते हैं, दूसरे का y2 कहते हैं, आप यहाँ पे वेक्टर साइन लगा रहे हैं। देखिए एक वेक्टर चिन्ह, हम एक वेक्टर का सदिश का चिन्ह यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो हम इसको वेक्टेरिकली ऐड करना है। y1 प्लस y2 प्लस y3 y4 y5 जितनी भी तरंगे हैं उनकी वेक्टर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें वेक्टर में आ जाती हैं। तो ये सदिश राशि के साथ में जब हम उनको एल्जेब्रिक सम उनका करते हैं, उनका बीजगणितीय योग प्लस माइनस को लेते हुए करते हैं, क्योंकि वेव होगी तो प्लस में होगी या माइनस में होगी, आइदर +2 -1 मिलके +1 होगा या +2 मिलके +4 होगा। तो जैसी भी स्थिति होती है, आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जहाँ पे एक संपोषी व्यतिकरण होता है, कुछ चीजें एडअप होती हैं, प्लस होती हैं। एक वेव आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट वेव है, जस्ट सी फर्स्ट वेव का यहाँ पे आयाम कितना है? +1। यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है? a है। इसी तरीके से यदि आप देखें दूसरी वेव, देखिए आप सेकंड वेव का आयाम कितना है? यहाँ पे सेकंड वेव भी +1 एम्पलीट्यूड रखती है। जब ये दोनों मिलकर कंबाइंड होती हैं, उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, सुपरपोजिशन होता है। अब देखेंगे जो परिणामी तरंग है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे चला गया 0 से 1 और 2, ये 1 + 1 एडअप हो गया, ये 1 + 1 दोनों का एम्पलीट्यूड मिलकर के 2 हो गया। तो दिस इज वेक्टर सम, ये हम कहेंगे इसको एल्जेब्रिक सम या वेक्टर सम, बीजगणितीय योग या सदिश योग। यहाँ पे जब आप दूसरी तरंगे इसी का दूसरे तरीके से देखें, एक का एम्पलीट्यूड प्लस की तरफ है और दूसरे का जो विस्थापन है वो नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया? +1 हो गया, और ये क्या हो गया? -1 हो गया। तो चूंकि +1 -1 मिलकर के 0 हो जाता है, तो आप देखेंगे जो रिजल्टेंट वेव बन रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट बन रही है, उसका कोई मैक्सिमम माइनस प्लस में तरफ ऊपर नीचे अधिकतम विस्थापन नहीं है, उसका विस्थापन जो परिणामी विस्थापन है वो कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो विस्थापन का एडिशन ऐसा नहीं है कि 1 + 1 हमेशा 2 ही करना है, उसके डायरेक्शन के साथ में हमें जोड़ना है, और इसी चीज को हम कहते हैं ये सदिश योग के बराबर होना चाहिए। ये प्लस और माइनस वाला इफेक्ट अपने को लेते हुए इसको जोड़ना है। तो ये फिनोमिना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाता है। इसको हम अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अलग अलग स्थितियां हो सकती हैं, वो दोनों एग्जांपल मैंने एक साथ यहाँ पर लिए हैं। ये दोनों प्लस प्लस में मिलकर के एडअप हो रहे हैं। परिणामी तरंग का विस्थापन यहाँ पे पहले से ज्यादा हो जाता है। जो आप देखेंगे यहाँ पे परिणामी तरंग है, उसका विस्थापन आप देखिए यहाँ पे ये भी प्लस ये दोनों मिलकर के यहाँ एडअप हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये प्लस में और ये माइनस में ये मिलकर के परिणामी तरंग आपकी 0 हो गई। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कम पोर्शन है, थोड़ा ज्यादा पोर्शन है, ये मिलकर के रिमेनिंग जो रिजल्टेंट है उसका पोर्शन थोड़ा कम हो जाएगा। जस्ट इफ यू से यहाँ पे 3 था और ये 2 था, तो आपका यहाँ पे 3 + 2 5 भी हो सकता है, या एक चीज 3 है दूसरी -2 है, तो आपके मिलकर के 3 - 2 ये रिमेनिंग 1 भी रह सकती है। तो अलग अलग स्थितियां, इसकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि किस तरह से वहां पे सुपरपोजिशन हमारा हो रहा है। इसी तरीके से आप इसको मूविंग पार्ट में देख सकते हैं। ये देखिए दोनों जब एक दूसरे के ऊपर आती हैं, ये दोनों वेव्स हमारी जब एक दूसरे के, ये भी प्लस में है ये माइनस में है, तो 0 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे दोनों एक साथ प्लस प्लस हो गई, तो हमारी मैक्सिमम पीक हमें मिल गया। वापिस आप देखेंगे अपोजिट फेज में आ रहा है तो आपका 0 हो जाता है, फिर सेम फेज में ये आपका मैक्सिमम चला गया, फिर 0 हो गया। तो ये कंटिन्यूस फिनोमिना, एनर्जी का ट्रांसफरेंस दोनों से मिलने के बाद क्या होगा, वो चीज सुपरपोजिशन या अध्यारोपण कहलाती है। अध्यारोपण से अलग अलग प्रकार के घटनाएं, अलग अलग परिघटनाएं पॉसिबल हैं। 4 तरह की चीजें यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती हैं। जो एक चीज होती है यहाँ पे हम कहेंगे ये व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहलाता है। व्यतिकरण या इंटरफेरेंस का मतलब हो गया एक परिघटना जहां पे 2 समान आवृत्ति की तरंगें, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है 2 समान आवृत्ति की तरंगें एक ही दिशा में संचरित होती हैं। यहाँ जो फर्क होगा अलग अलग 4 प्रकार की घटनाओं में, हमने पिछली बार भी जैसे बात करी थी, एक व्यतिकरण है, दूसरे बार विस्पंद हम बात करेंगे, या हम यहाँ पे जो और 2 घटनाओं की बात करेंगे उसमें मोटा फर्क जो होता है वो इनके डायरेक्शन का और फ्रीक्वेंसी का होता है। आप इस पे ध्यान दें, व्यतिकरण में क्या होगा, आवृत्ति सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और एक ही दिशा में उनका संचरण होगा। ये देखिए यहाँ पे सेम डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, ये भी लेफ्ट टू राइट चल रही है, सुपरपोज होती है, इनका रीइंफोर्समेंट हो जाता है। यहाँ पे ये भी लेफ्ट टू राइट है, ये भी लेफ्ट टू राइट है, लेकिन इनका आयाम अपोजिट होने की वजह से इनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, कैंसिलेशन हो जाता है और हमारी परिणामी तरंग 0 होती है। दूसरी परिघटना होती है जिसको हम कहते हैं विस्पंद या बीट्स। यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन में मूवमेंट है, यहाँ पे भी आप देखेंगे एक ही दिशा में संचरित हो रही है। इसमें भी व्यतिकरण में भी एक ही दिशा थी,
यहाँ पे भी आपकी दिशा एक ही रहती है, लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो ये व्यतिकरण कहलाएगा। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो गई, असमान आवृत्ति है, एक 500 एक 512 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, या एक 200 हर्ट्ज एक 250 हर्ट्ज हो जाता है। तो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जब वेव्स होती हैं तो यहाँ पर जो परिघटना उत्पन्न होती है, अब देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, उसकी वेवलेंथ अलग हो गई। आप ब्लू तरंग देखिए, यहाँ पे जो ब्लू वेव आप देख पा रहे हैं, ये ब्लू वेव की फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग है, रेड पार्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी अलग है। एक की फ्रीक्वेंसी से एफ है तो दूसरे की उससे 1.3 गुना ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से जब इनका सुपरपोजिशन होता है, ऊपर वाला कर्व आप जो देख पा रहे हैं, वो सुपरपोजिशन की वजह से अलग अलग जो हमारा इंटरफेरेंस था, व्यतिकरण था, उसमें इक्वल पीक बनता था। जितना +2 +2 +4 गया तो +4 -4 यूं चलता था। यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ज्यादा है, कहीं कम हो जाएगा, और यहाँ इस तरह से ये पोर्शन अपना चलता रहता है। तो ये फिनोमिना हमारा विस्पंद कहलाता है, बीट्स हम इसको बोलते हैं। व्यतिकरण और विस्पंद हमें डिटेल में नहीं पढ़ने हैं, केवल आइडिया एक को मोटा मोटा होना चाहिए। जो पार्ट हमें डिटेल में देखना है वो है अपरगामी तरंगे या स्टेशनरी वेव्स। अब ये फिनोमिना में क्या हो जाता है, इसमें आवृत्ति सेम रहेगी लेकिन इसकी दिशा विपरीत हो जाती है। जो तरंगों के गति की दिशा है वो यहाँ पे अलग अलग दिशाओं से, अपोजिट डायरेक्शन से तरंगे चलती हैं। अब देखिए ये राइट टू लेफ्ट चल रही है, नीचे वाली तरंग लेफ्ट टू राइट जा रही है। ये आप सिंपल सी बात, एक डोरी में आपने तरंग उत्पन्न करी, वो यहाँ से चलती हुई यहाँ पहुंची, यहाँ से वापस रिबाउंड हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर ही आ जाती है। तो ये दोनों तरंगे मिलकर के, ऐसी जब अपोजिट तरंगे मिलकर के सुपरपोज होती हैं तो यहाँ पे हमारा जो फिनोमेना बनता है उसको हम अपरगामी तरंगे या स्टेशनरी वेव्स का नाम देते हैं। इसको हम और डिटेल से देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसको हम और डिटेल से देखेंगे। अभी फिलहाल जो चार परिघटनाएं हम बात कर रहे हैं, व्यतिकरण हो गया, विस्पंद हो गया, अपरगामी तरंगे हो गई, एंड लास्ट वन इज लिसाजूस फिगर्स, लिसाजू की आकृतियां। यहाँ पे जब दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या किसी एंगल पे तरंगे मिलती हैं, अभी तक हमारे एक रेखा पे मिल रही थी, चाहे वो सेम दिशा में थी चाहे अपोजिट दिशा में थी। जब आपकी दो तरंगे, एक ऊपर से आ रही है एक राइट से लेफ्ट आ रही है, आप परपेंडिकुलर पे सुपरपोज होती हैं या किसी एंगल पे सुपरपोजिशन होता है, तब अलग अलग तरह के फिगर्स डेवलप होते हैं, अलग अलग तरह की आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। स्ट्रेट लाइन हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, सर्कल हो सकता है, इस तरह से डंबल हो सकता है। तो अलग अलग आकृतियां जो बनती हैं इनको हम लिसाजूस फिगर्स कहते हैं। तो ये मोटे तौर पे चार तरह की परिघटनाएं हैं और इनमें से हमें अपरगामी तरंगों को डिटेल में देखना है। जल्दी से आज के इस पार्ट को खत्म करने से पहले एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखें। हमने जो वेव इक्वेशन बनाई थी y = a sin ωt + phi - phi, उसके ऊपर एक इस तरह के न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे। x = 0 पे प्रगामी तरंग का एक इक्वेशन आपको दे रखी है, y = 0.2 sin 600 πt + π/4। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे इस चीज को, यदि आप नोट करिए, इस चीज में आपको क्या निकालना है, आयाम एम्पलीट्यूड पता करना है, आवृत्ति पता करनी है, और उसके प्रारंभिक कला इनिशियल फेज आपको ज्ञात करना है। आपको दे रखा है कि t यहाँ पे सेकंड्स में है, y मीटर में है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है y = a sin ωt ± phi। आप इससे इसको कंपेयर करिए, इससे आप इसको कंपेयर करिए। यू कैन सी कि यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। इसका मतलब a कितना हो गया, 0.2 मीटर के बराबर हो गया। यूनिट्स का ध्यान रखेंगे आप, ऐसा ही सिस्टम में लेना है, y x मीटर में लेंगे, टाइम सेकंड में होगा, आपका एंगल रेडियंस में होंगे। तो आप जब इसको कंपेयर करते हैं यू कैन जस्ट सी a = 0.2। इसी तरीके से आप देखिए ओमेगा, यहाँ पे देखिए दिस वेक्टर इज ओमेगा टी। हमारे पास स्टैंडर्ड में क्या होता है, ये ओमेगा टी होता है। तो ये ओमेगा टी फैक्टर है, ये ओमेगा टी 600 πt के बराबर हो गया। जब आप यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहते हैं, यू कैन राइट ओमेगा टी दिस इज इक्वल्स टू 600 πt। टी से टी यहाँ पे कट गया, क्या बचा, ओमेगा = 600 पाई। आप देखिए ओमेगा = 600 पाई, और ओमेगा बेसिकली हमने फॉर्मूला निकाला हुआ है पहले, इट इज इक्वल्स टू 2πn। तो आप इसको सॉल्व करके n निकाल सकते हैं। आप ये ध्यान दीजिए, सवाल में आपको कोणीय आवृत्ति पूछा है कि आवृत्ति पूछा है। आवृत्ति पूछा है तो उसका मतलब होता है n। यदि आपको कोणीय आवृत्ति पूछा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है, तो वो होती है हमारी ओमेगा। तो इस फॉर्मूले में ओमेगा तो आपका 600 पाई है, लेकिन n जब आप निकालेंगे तो n यहाँ पे 300 हर्ट्ज के बराबर इससे आता है। आप ये निकाल सकते हैं। प्रारंभिक कला पूछा आपसे, प्रारंभिक कला कितनी होती है, सिंपल सा +n - phi। यहाँ पे जो फैक्टर आ रहा है +π/4, ये +π/4, ये हमारे पास में जो रेडियंस में एक एंगल आएगा, इसको हम प्रारंभिक कला कहेंगे। इस तरह के सिंपल सवाल आपके पास कई बार 5 नंबर के 6 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जहाँ पे 3 अलग चीजें हैं, एक नंबर के 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं। बहुत सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा जोड़बाकी आपको नहीं करनी है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट ध्यान रखना है और इससे इसको कंपेयर करवाना है। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे फैक्टर एम्पलीट्यूड होगा, आयाम होगा। यहाँ दिस फैक्टर विल बी ओमेगा टी,
टी के साथ में जो कुछ आ रहा है वो फैक्टर हमारा ओमेगा टी से इक्वलेंट कर दीजिए। एंगल जो भी आ रहा है, अब यह एंगल भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। हम देखिए एक दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में आप इस तरह के इक्वेशन देखिए, जो हमने दो फॉर्मेट किए थे अलग अलग वेव इक्वेशन के, यहाँ पे आप देखिए फॉर्मेट चेंज हो गया। y इक्वल्स टू सम कांस्टेंट 0.02 sin 2 pi t अपॉन 0.01 माइनस x अपॉन 0.30। तो ये एक अलग फॉर्मेट हो गया। यहाँ पे भी आपको आयाम निकालना है, तरंगदैर्घ्य निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है एंड वेलोसिटी ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे? बिल्कुल वही तरीका आप यहाँ पे लेंगे। आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है। अब हमने इसको रूप चेंज कर दिया, इसको इस फॉर्मेट में ले लिया। हमने फॉर्मेट भी निकाला हुआ है 2 pi t अपॉन टी प्लस माइनस 2 pi x अपॉन लेमडा। हमने ओमेगा टी, ओमेगा की जगह हमने लिखा था 2 pi n, n को हमने 1 अपॉन टी किया था, तो अपने पास ये इक्वेशन आई थी। तो बेसिक इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, ये कांस्टेंट्स ध्यान रखने हैं। जो ओमेगा इक्वल्स टू हमने जैसे 2 pi n होता है, n की जगह हम 1 अपॉन टी लेते हैं तो ये 2 pi अपॉन टी हो जाता है। इस हमने वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आप जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, आप इसको और इसको कंपेयर करिए। अगेन ये फैक्टर हमारा ए, ये वाला फैक्टर हो गया ए, सो दिस इज एम्पलीट्यूड। आपके पास में इसको और थोड़ा चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ पे 2 पाई बाहर निकाल लीजिए, कॉमन आ गया, अंदर अपने पास में सिर्फ ये बचेगा। क्यों? क्योंकि हमारी इक्वेशन जो दी हुई है उसमें 2 पाई बाहर निकला हुआ है। यहाँ पे 2 पाई बाहर है, इसमें हमारी इक्वेशन में आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बाहर निकाल लीजिए और इजी हो जाएगा। इजी कितना हो गया? आप जब कंपेयर करते हैं यू डायरेक्टली गेट a इक्वल्स टू 0.02। अब इसके साथ में आप कंपेयर करिए, t अपॉन टी होता है, अब देखिए कैपिटल टी कितना हो गया? 0.01 आ गया। x अपॉन लेमडा होता है, लेमडा कितना हो गया? 0.30 आ गया। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे आप इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, यू विल गेट कैपिटल टी डायरेक्ट आपको यहाँ से मिल गया, लेमडा आपको डायरेक्ट यहाँ से मिल गया। हमने लिखा लेमडा इज 0.30, ए अपने पास में आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आएगी आवृत्ति, ये 1 अपॉन टी की वैल्यू होगी 1 अपॉन 0.01, क्योंकि टी 0.01 है तो एन इसका उल्टा हो गया, दिस बिकम्स 100 हर्ट्ज। 100 हर्ट्ज के बराबर ये वैल्यू आ जाती है। और तरंग की वैल्यू जब हमें निकालनी है, तरंग की वेग वेलोसिटी के लिए सिंपल सा रिलेशन आप लेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने पास में हो जाएगा से तरंग का वेग का मतलब हो गया v बराबर n लेमडा फॉर्मूला होता है, n हमने निकाल लिया है। n से 100 से लेमडा को आप गुणा कर दीजिए, लेमडा भी आपने निकाल लिया है 0.30, n भी हमने निकाल लिया है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, अपने पास में 30 मीटर पर सेकेंड। एक सिंपल सी ये इक्वेशन अपने को मिल जाती है। वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई, तरंगदैर्घ्य मिल गई, आवृत्ति मिल गई और एम्पलीट्यूड मिल गया। इस तरह के आपको कई सारे एग्जाम्पल किसी भी बुक में आप से पढ़ रहे हैं उसमें आपको मिलेंगे। आप अलग अलग फॉर्मेट प्रगामी तरंगों का देखते हुए इसको रिपीट करें, अलग अलग तरीके से कैसे आप कंपेयर करके डिफरेंट पैरामीटर्स ज्ञात कर सकते हैं। आयाम है, तरंगदैर्घ्य है, आवृत्ति है, कोणीय आवृत्ति है, वेलोसिटी है, ये अलग अलग आपको 4-5 सवाल करके देखें तो आपको ये क्लियर होगा। मोटे तौर पर जो आज हमने बात करी है, आवर्त गति और दोलनी गति को हमने आज समझा है कि आवर्त गति एक रिपीटेटिव मोशन है, एक निश्चित पाथ पे निश्चित समयांतराल पे रिपीट होता है। ऑसिलेटरी मोशन हमने समझा दोलनी गति, जहां वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के अराउंड इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करता है। इसका एक पर्टिकुलर केस हो गया जहां उसका आयाम नियत रहता है, आवृत्ति कांस्टेंट रहती है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बराबर रहती है। उसको हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM का नाम दिया। और उसके बाद में हम कण की एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या एक समान वृत्ताकार गति के साथ में सरल आवर्त गति क्या होती है उसकी हमने बात करी है। सरल आवर्त गति कितनी है, क्या है, उससे हमने तरंग की इक्वेशन निकाली है, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई। ये चीजें हमने ज्ञात करने के बाद में प्रगामी तरंग और उसके तरंग समीकरण, उसके अलग अलग रूप निकाले और अध्यारोपण के सिद्धांत को हमने समझा कि अध्यारोपण की परिघटना क्या होती है, अध्यारोपण की परिघटना हमें क्या देती है, अलग अलग तरह की परिघटनाएं कैसी होती हैं। यदि सेम दिशा में सेम फ्रीक्वेंसी है तो व्यतिकरण होगा, अपोजिट दिशा में यदि है तो क्या होगा, सेम दिशा में फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो विस्पंद की घटना होगी।